नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पीडी करंट अफेयर 2026 वार्षिकांक में। ये हमारा पार्ट 6 है और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। कब स्टार्ट हुआ? तो 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन कब स्टार्ट हुआ? 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ? 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ? 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 में। स्वच्छ भारत कब स्टार्ट हुआ? 2 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। तो 2014 में कौन कौन सी योजनाएं? एक जनधन याद रखिएगा 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया याद रखिए 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 और मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। देखिए 9 मई 2015 के दिन दो योजना शुरू हुई। एक तो आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और एक आपका अटल पेंशन। तो 9 मई 2015 के दिन दो योजनाओं को शुरू किया गया। एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक अटल पेंशन। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब? 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुआ? 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब? 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 9 मई 2015। अटल पेंशन 2015। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 और डिजिटल इंडिया मिशन याद रखिएगा 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया पूछेगा 1 जुलाई 2015 और स्किल इंडिया पूछेगा 15 जुलाई 2015। स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब शुरू हुआ? 25 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। नेक्स्ट भारतमाला परियोजना, इसका संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग से है और ये 31 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। भारतमाला परियोजना कब? 31 जुलाई 2015। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015। नेक्स्ट वन रैंक वन पेंशन 7 नवंबर 2015। वन रैंक वन पेंशन कब शुरू हुआ बाबू? 7 नवंबर 2015। वन रैंक वन पेंशन 7 नवंबर 2015। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा 13 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा कब शुरू हुआ? 13 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। सेतु भारतम परियोजना जिसका संबंध रेलवे क्रॉसिंग से है 4 मार्च 2016 और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। 2016 में 4 योजना याद रखिएगा। एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा 13 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016 और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 2017 में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई। तो देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017। दीनदयाल स्पर्श योजना, ठीक है, 3 नवंबर 2017। फिर भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018। ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत कब शुरू हुआ?
23 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत कब स्टार्ट हुआ? 23 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 में। देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये 15 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू हुआ? तो 15 फरवरी 2019। ठीक है, 15 फरवरी 2019 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब? 15 फरवरी 2019। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुआ? 24 फरवरी 2019। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुआ? 24 फरवरी 2019। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री कर्म योगी, देखिए एक है श्रम योगी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पूछेगा तो 15 फरवरी 2019, और अगर पूछेगा प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना तो 23 जुलाई 2019, 23 जुलाई 2019। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जल जीवन मिशन, ये 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री किसान मानधन कब शुरू हुआ? 12 सितंबर 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून 2020। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020। तो 1 जून 2020 के दिन दो योजना शुरू हुआ, एक आपका वन नेशन वन राशन कार्ड और पीएम स्वनिधि। तो याद रखिए 1 जून 2020 के दिन दो योजना शुरू हुआ, एक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना और एक पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, फिर नई शिक्षा नीति 2020 30 जुलाई 2020 को। नई शिक्षा नीति 2020 कब शुरू हुआ? 30 जुलाई 2020 को। चलिए अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब स्टार्ट हुआ? 10 मई 2020 को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को। फिर पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020। पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 और पीएम युवा योजना 29 मई 2021 को। पीएम युवा 29 मई 2021। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए, जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021। जान है तो जहान है 21 जून 2021। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 10 अगस्त 2021। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कब स्टार्ट हुआ? 10 अगस्त 2021। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021। नेक्स्ट स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2020। फिर अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021। नेक्स्ट स्वनिधि से समृद्धि 12 अप्रैल 2022। स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022। नेक्स्ट है श्रेष्ठ योजना, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। श्रेष्ठ योजना याद रखिएगा, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 3 जून 2022 को। अग्निपथ योजना याद रखिए 14 जून 2022। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम 14 जून 2022। तो 14 जून 2022 के दिन दो योजना, एक आपको अग्निपथ को स्टार्ट हुआ है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भी शुरू हुआ। चलिए अगला है पीएम श्री योजना 5 दिसंबर 2022 को। पीएम श्री योजना कब स्टार्ट हुआ? 5 दिसंबर 2022। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया 2 अक्टूबर 2022। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट किया 2 अक्टूबर 2002। अगला टेलीमानस 10 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुआ। टेलीमानस 10 अक्टूबर 2022 को। मिशन लाइफ ये पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से शुरू किया गया। जो मिशन लाइफ है ये पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा केवड़िया गुजरात से स्टार्ट किया गया 20 अक्टूबर 2022 को। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया 16 नवंबर 2022 को।
फिर अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय ने 27 दिसंबर 2022 को स्टार्ट किया। 27 दिसंबर 2022 को स्टार्ट किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है 11 जनवरी 2023 को। आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023। आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023। जल जन अभियान 16 फरवरी 2023। जल जन अभियान 16 फरवरी 2023। 75-25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टार्ट किया 17 मई 2023 को। 75-25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टार्ट किया 17 मई 2023 को। अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023। अमृत धरोहर 5 जून 2023। विवाद से विश्वास 2.0 वित्त मंत्रालय ने शुरू किया। विवाद से विश्वास 2.0 वित्त मंत्रालय ने शुरू किया 2 अगस्त 2023 को। 2 अगस्त 2023 को। ओके, नेक्स्ट मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय ने शुरू किया 1 सितंबर 2023। पीएम विश्वकर्मा 17 सितंबर 2023। पीएम विश्वकर्मा 17 सितंबर 2023। पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023। पीएम जनमन योजना जो है 15 नवंबर 2023 में। पीएम सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ। पीएम सूर्योदय योजना याद रखें 22 जनवरी 2023 को। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को। एनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय ने शुरू किया 18 सितंबर 2024 को। ठीक है, चलिए अगला है पीएम ई ड्राइवर योजना 1 अक्टूबर 2024। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना 29 अक्टूबर 2024। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट मंजूरी 6 नवंबर 2024 और लागू किया गया 1 जनवरी 2025। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025 को। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 24 जुलाई 2025। एकीकृत पेंशन योजना 1 अगस्त 2025। तो इतना आपको योजना से संबंधित याद रखना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की बात करेंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो इसको थोड़ा बेहतर तरीक़ा से हम लोग कवर करेंगे। चलिए, तो पहला पॉइंट देखिए, 29 जनवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। तो पहला पॉइंट यहाँ से आपका इस लाइन से क्या पूछ सकता है, तो पूछेगा कि ये जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 है, इसको संसद में पेश कब किया गया, तो याद रखिए 29 जनवरी 2026। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को संसद में कब पेश किया गया, तो 29 जनवरी 2026 को। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को संसद में कब पेश किया गया, तो याद रखेंगे संसद में पेश किया गया 29 जनवरी 2026 को। 29 जनवरी 2026 को। चलिए, अब यहाँ पर देखिए अर्थव्यवस्था की स्थिति 2025-26 में अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, तो वित्त वर्ष 2025-26 भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका याद, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है बाबू, 7.4%। ठीक है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, 7.4%। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है, 7.4%। ठीक है, जबकि सकल मूल्य वर्धन GVA 7.3% रहने का अनुमान है। तो यहाँ पे इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी वृद्धि दर 7.4 और जो सकल मूल्यवर्धन है GVA है, ठीक है, GVA 7.3% रहने का अनुमान है। तो 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.4 और GVA जो है 7.3, GVA 7.3। देखिए, भारत की संभावित विकास दर 7% आंकी गई है। तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की संभावित विकास दर कितना प्रतिशत आंकी गई है, 7%। वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। ठीक है, वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान, 6.8 से 7.2। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे राजकोषीय नीति की। वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां जीडीपी के 9.2% तक बढ़ी, जो बेहतर राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां जीडीपी के 9.2%, जीडीपी के कितने प्रतिशत तक बढ़ी है, 9.2% तक बढ़ी है।
वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां जीडीपी का कितना प्रतिशत बढ़ी है? तो 9.2% तक बढ़ी है। आयकर रिटर्न भरने वाले 6.9 करोड़ से बढ़कर 9.2 करोड़ हुए। ठीक है, आयकर रिटर्न भरने वाले जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 6.9 करोड़ थे, इनकी संख्या बढ़ के 9.2 करोड़ हो गई है। ठीक है, अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान 17.4 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ। अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान ठीक है, कितना जीएसटी संग्रह हुआ? तो 17.4 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह। अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान कितने लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ? 17.4 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ। चलिए, मौद्रिक प्रबंधन और बैंकिंग क्षेत्र की बात करेंगे तो सितंबर 2025 तक सकल एनपीए घटकर कई दशकों के निचले स्तर 2.2% पर आ गया है। शुद्ध एनपीए 0.5% रहा। तो ध्यान रखिए, सितंबर 2025 तक सकल एनपीए घटकर कई दशकों के कितना 2.2% पर आ गया। सितंबर 2025 तक सकल एनपीए घटकर कितना आ गया है? 2.2% पर आ गया है। शुद्ध एनपीए कितना रहा? 0.5%। ठीक है, तो याद रखिएगा, शुद्ध एनपीए कितना परसेंट? 0.5% रहा है। अनुसूचित बैंकों की ऋण वृद्धि 14.5 रही है। अनुसूचित बैंकों की ऋण वृद्धि कितनी रही है? 14.5% रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में यानी 66% है। ठीक है, मुद्रा योजना के तहत 36.18 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए। ठीक है, मुद्रा योजना के तहत फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में मुद्रा योजना के तहत कितने करोड़ रुपए वितरित किए गए? तो 36.18 लाख करोड़ वितरित किए गए। शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या 12 करोड़ पार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गिफ्ट सिटी की वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उदय हुआ। चलिए नेक्स्ट है बाह्य क्षेत्र का प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात रिकॉर्ड 825.3 बिलियन डॉलर रहा। वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात रिकॉर्ड कितना रहा? 825.3 बिलियन डॉलर। वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात रिकॉर्ड कितना रहा बाबू? 825.3 बिलियन डॉलर। वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात रिकॉर्ड कितना रहा? 825.3 बिलियन डॉलर। सेवा निर्यात 13.6% की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 387.6 अरब डॉलर रहा। सेवा निर्यात में कितना वृद्धि हुई? 13.6% की। सेवा निर्यात में वृद्धि 13.6% की। और सेवा निर्यात कितना रहा? तो 387.6 अरब डॉलर, वृद्धि 13.6%। जनवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। जनवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार कितना पहुंच गया? 701.4 बिलियन डॉलर, जो 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। ठीक है, यानी कि ये जो 701.4 बिलियन डॉलर हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है, इससे हम 11 महीने तक आयात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रवासी धनराशि प्राप्त हुई। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को कितना डॉलर की प्रवासी धनराशि प्राप्त हुई? तो 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला है हमारा सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वर्तमान में देश में 23 IIT, 21 IIM और 20 एम्स है। तो वर्तमान में देश में कितने IITs हैं? तो 23 IIT है। IIM कितना है? 21 वो है। और एम्स कितना है? 20 वो एम्स है। 23 IIT, 21 IIM और 20 एम्स है। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, सितंबर 2025 तक देश में कुल 56.2 करोड़ लोग कार्यरत थे तथा दिसंबर 2025 तक बेरोजगारी दर घटकर 4.8% रह गई। याद रखिएगा,
सितंबर 2025 तक देश में कुल 56.2 करोड़ लोग कार्यरत थे तथा दिसंबर 2025 तक बेरोजगारी दर घटकर 4.8% रह गई। 2023-24 में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 41.7% हो गए। 2023-24 में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितना 41.7%। 2023-24 में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितना हो गया 41.7%। 2023-24 में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 41.7% हो गया। सेवा क्षेत्र की बात करेंगे, जीडीपी में सेवाओं का हिस्सा 53.6% रहा, जो सबसे अधिक है। जीडीपी में सेवाओं का हिस्सा कितना 53.6%, जो सबसे अधिक है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। भारत जो है दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है बाबू? तो ध्यान रखिए 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है अपना भारत। चलिए, उपभोग और निवेश की बात करें तो निजी उपभोग जीडीपी का 61.5% रहा है। ठीक है, निजी उपभोग जीडीपी का कितना रहा है 61.5%, जो 2012 के बाद उच्चतम है। ठीक है, भारत का जो निजी उपभोग है जीडीपी का 61.5% है। भारत का निजी उपभोग जीडीपी का 61.5% है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7.8% की वृद्धि हुई है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में कितना वृद्धि हुआ 7.8% की वृद्धि। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में कितना वृद्धि हुआ है 7.8% की वृद्धि। नेक्स्ट, कृषि के अच्छे प्रदर्शन से ग्रामीण खपत में सुधार हुआ है। कृषि के अच्छे प्रदर्शन से ग्रामीण खपत में सुधार हुआ है। ठीक है, चलिए, मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर 1.7% रही, जो अब तक का न्यूनतम स्तर है। अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर 1.7% रही, जो अब तक का न्यूनतम स्तर है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं कृषि और संबद्ध क्षेत्र। देखिए, खाद्यान्न उत्पादन ठीक है 3577.3 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। मछली उत्पादन में 140% की वृद्धि। मछली उत्पादन में वृद्धि कितना हुआ 140%। बागवानी उत्पादन 367.72 मिलियन टन रहा, जो अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है। पीएम किसान के तहत अब तक पात्र किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। उद्योग और विनिर्माण की बात करेंगे तो देखिए, पीएलआई योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश, ठीक है 18.7 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 12.6 लाख नौकरियां। सेमीकंडक्टर हेतु 10 परियोजनाओं में 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। सेमीकंडक्टर हेतु 10 लाख परियोजनाओं में 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। अब संरचना और कनेक्टिविटी की बात करें तो पूंजीगत व्यय ठीक है पूंजीगत व्यय बढ़कर 11.21 लाख करोड़ हुआ। पूंजीगत व्यय जो है बढ़कर 11.21 लाख करोड़ रुपया हुआ। हाईवे 10 गुना बढ़े और हवाई अड्डों की संख्या 164 हुई। गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास की बात करेंगे तो बहुआयामी गरीबी 55.3% से घटकर 11.28 हुई है। बहुआयामी गरीबी 55.3% से घटकर कितना हो गई 11.28%। सामाजिक सेवाओं पर खर्च जीडीपी का 7.9% है। सामाजिक सेवाओं पर खर्च जो है जीडीपी का कितना परसेंट है 7.9% है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग केंद्रीय बजट की। ओके, अब हम लोग केंद्रीय बजट देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड 9वीं बार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार का बजट संसद में प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला अवसर था जब केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया। बजट 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7% रही। ठीक है, तो बजट के बारे में पहला पॉइंट क्या क्या याद रखना है आपको, तो देखिए पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है 1 फरवरी 2026 याद रखिए। 1 फरवरी 2026 को बजट जारी किया गया और निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट जारी किया है। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला अवसर था जब केंद्रीय बजट रविवार को संडे को बजट जो है जारी किया गया, बजट प्रस्तुत किया गया संडे को। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, बजट कब प्रस्तुत किया गया संडे को प्रस्तुत किया गया।
और 12 वर्षों में भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7% रही। ठीक है, 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की जो औसत आर्थिक वृद्धि दर है लगभग कितना परसेंट रही? औसत आर्थिक वृद्धि दर 7%। याद रखिए, बजट 2026-27 के अनुसार भारत की औसत आर्थिक वृद्धि दर कितना रही? 7%। बजट 2026-27 के अनुसार औसत आर्थिक वृद्धि दर कितना रही? 7%। तो ये पॉइंट ध्यान रखिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो अगला देखते हैं वित्तीय अनुमान। ठीक है, वित्तीय अनुमान 2026-27 में देखते हैं क्या रहा। तो आंकड़ा यहाँ पर देखेंगे, ये जो डाटा है ये करोड़ में दिया हुआ है। 2024-25 का ये वास्तविक है, 2025-26 का ये बजट अनुमान है, 2025-26 संशोधित अनुमान और 2026-27 का बजट अनुमान। चलिए देखिए, जो राजस्व प्राप्ति है, ठीक है, 2024-25 में कितना था? तो 2024-25 में 3,36,619 था। ठीक है, देखिए ये डाटा इतना नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर केंद्रीय राजस्व एवं व्यय, रुपया आता कहाँ से है और कहाँ जाता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर केंद्रीय राजस्व एवं व्यय, रुपया आता, हमको पैसा आता कहाँ से है? तो देखिए उधार और अन्य देयताएँ 24 पैसा। ठीक है, हमको जो 24 पैसा सबसे ज़्यादा हमको कहाँ से रुपया आता है? तो उधार से और अन्य देयताएँ से। ठीक है, उधार और अन्य देयताएँ से हमको 24 पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? उधार और अन्य देयताओं। जीएसटी और अन्य कर से 18 पैसा। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो पैसा हमको आता है वो सोर्स है हमारा जीएसटी और अन्य कर। आयकर, इनकम टैक्स से 21 पैसा आता है हमको, इनकम टैक्स से 21 पैसा। निगम कर से याद रखिएगा 4 पैसा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 6 पैसा, कर भिन्न प्राप्तियों से 15 पैसा, सीमा शुल्क से 10 पैसा और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों से 2 पैसा। ठीक है, तो देखिए रुपया आता कहाँ से है? तो सबसे ज़्यादा हमको जो प्राप्ति होती है वो उधार और अन्य देयताओं से होती है। दूसरा जीएसटी और अन्य टैक्सेस से हमको पैसा आता है और फिर इनकम टैक्स से आता है। ठीक है, तो ये 3 सेक्टर हमको ध्यान रखना है। उधार अन्य देयता 24 पैसा यहाँ से हमको मिल जाता है, जीएसटी और अन्य टैक्सेस से 18 और इनकम टैक्स से 21। अब रुपया जाता कहाँ है ये देखना है हमको। तो देखिए रुपया जाता है आपका कर और शुल्क में, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। ठीक है, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 22 पैसे रुपया जाता है। सबसे ज़्यादा खर्च हमको कहाँ होता है? तो करों, टैक्स और शुल्क। ठीक है, राज्यों का हिस्सा 22 पैसा। वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 7 पैसे, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 8 पैसे, ब्याज चुकाने में 20 पैसे। सबसे ज़्यादा हमको ब्याज चुकाने में चला जाता है। ठीक है, फिर रक्षा के ऊपर हम लोग 11 पैसा खर्च करते हैं, प्रमुख आर्थिक सहायता में 6 पैसा। ठीक है, उसके बाद केंद्र क्षेत्र की योजनाओं में 17 पैसा, पेंशन में 2 पैसा और अन्य में 17 पैसे हम लोग भेजते हैं, खर्च करते हैं, जाता है हमारा रुपया। अब आते हैं हम यहाँ पर, देखिए कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट 3 कर्तव्य से प्रेरित है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति देना, दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करना और तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास। तो कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य क्या है? आर्थिक विकास को गति देना, आर्थिक विकास को गति देना। दूसरा आकांक्षाओं को पूरा करना और तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास। तो पहला कर्तव्य है गति देंगे हम, दूसरा जो भी आकांक्षाएं उसको पूरा करेंगे और तीसरा सबका साथ सबका विकास। देखिए अब पहला कर्तव्य के बारे में डिटेल से बताया गया है। पहले कर्तव्य के तहत 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप कार्यक्रमों का प्रस्ताव दिया गया है। देखिए 7 रणनीतिक और सीमा क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार करना, दूसरा विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना, चैंपियन एमएसएमई बनाना, अवसंरचना पर सशक्त बल देना। ठीक है, उसके बाद लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना और नगर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। चलिए अगला देखिए, भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने हेतु बायोफार्मा शक्ति पहल एवं पहल के लिए अगले 5 वर्ष हेतु 10,000 करोड़ का आवंटन और 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान की स्थापना।
देखिए, भारत को ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति पहल के लिए 5 वर्षों हेतु कितना करोड़ रुपया का आवंटन, तो 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन और 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 40,000 करोड़ का आवंटन। तो पूछ लेगा कि जो बजट 2026-27 है, इसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए कितना आवंटन किया गया, 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए कितना आवंटन किया गया, 40,000 करोड़ का आवंटन। फिर याद रखिएगा, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में दुर्लभ पृथ्वी गलियारे, उड़ीसा, केरल। तो पूछेगा कि दुर्लभ पृथ्वी गलियारा कहाँ कहाँ बनाया जाएगा, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो दुर्लभ पृथ्वी गलियारा कहाँ कहाँ, तो जैसे देखिए, ये मान लीजिए ये अपना भारत है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको केरल याद रखना है, यहाँ तमिलनाडु, ठीक है। तो केरल, तमिलनाडु, ऊपर जैसे चढ़िएगा आंध्र प्रदेश और यहाँ पे चढ़िएगा तो ये आपका उड़ीसा, ठीक है। 1 2 3 ये 4। तो याद रखना है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दुर्लभ पृथ्वी गलियारा कहाँ बनाया जाएगा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। चलिए, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल पर 3 समर्पित केमिकल पार्क की स्थापना। तो 3 समर्पित केमिकल पार्क, ठीक है, घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए ये जो 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किया जाएगा घरेलू रसायन उत्पादन को बढ़ाने के लिए, 3 समर्पित केमिकल पार्क। फिर प्राकृतिक रेशों के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना। तो पूछेगा कि प्राकृतिक रेशों के लिए कौन सी योजना, राष्ट्रीय फाइबर योजना। उसके बाद 200 पुराने औद्योगिक समूहों का पुनरुद्धार और चैंपियन एसएमई के लिए 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड। 200 पुराने औद्योगिक समूहों का जो पुनरुद्धार किया जाएगा और चैंपियन एसएमई के लिए कितना, 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड। ठीक, इसको ध्यान रखिए। राष्ट्रीय रेशा योजना के तहत जूट, रेशम और ऊन में आत्मनिर्भरता लाया जाएगा। राष्ट्रीय रेशा योजना के तहत आत्मनिर्भरता किसमें, तो जूट, रेशम और ऊन में आत्मनिर्भरता। पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपया किया गया। पूंजीगत व्यय बढ़ाकर कितना किया गया, 12.2 लाख करोड़ किया गया। पूर्व में डंकुनी से पश्चिम में सूरत तक नया माल ढुलाई गलियारा। पूर्व में डंकुनी से पश्चिम में सूरत तक, डंकुनी से सूरत तक माल ढुलाई गलियारा। पूर्व में डंकुनी से पश्चिम में सूरत तक नया माल ढुलाई गलियारा खुलेगा। फिर 7 प्रमुख रूट, मुंबई पुणे हैदराबाद बंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बंगलोर, दिल्ली बनारस और बनारस सिलीगुड़ी पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ये बनाया जाएगा। 7 रूट, ध्यान रखना है, 7 रूट। इसके बाद अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सी प्लेन निर्माण हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो कौन से निर्माण के लिए प्रोत्साहन, तो सी प्लेन। 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसे प्रोत्साहन, तो सी प्लेन निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके बाद आपको खनिज समृद्ध क्षेत्र तालचर, अंगुल को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग NW5, ध्यान रखें NW5 उड़ीसा को प्राथमिकता दी जाएगी। तो खनिज समृद्ध क्षेत्रों को बंदरगाह से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग NW5 ओडिशा को प्राथमिकता दी जाएगी। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखें। इसके अलावा दूसरा कर्तव्य की बात करेंगे तो दूसरा कर्तव्य मानव क्षमता और आकांक्षा है। 5 साल में 1 लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर की भर्ती। 5 साल में 1 लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती। अगला, आयुष शिक्षा और अनुसंधान के लिए 3 नए अखिल भारतीय संस्थान। आयुष शिक्षा और अनुसंधान के लिए 3 नए अखिल भारतीय संस्थान, ठीक है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेज में शिक्षा अवसंरचना। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में शिक्षा अवसंरचना। क्रिएटिव टेक्नोलॉजी
कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना, क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना, 12 सप्ताह 10,000 पर्यटक गाइड का प्रशिक्षण, 12 सप्ताह 10,000 पर्यटक गाइड का प्रशिक्षण। इसके अलावा 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों का अनुभवात्मक विकास, 15 प्रमुख पुरातात्विक स्थलों का अनुभवात्मक विकास। फिर खेलो इंडिया मिशन का शुभारंभ एवं अगले दशक में खेल पारिस्थितिकी तंत्र का सुधार। तीसरा कर्तव्य की बात करेंगे, समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास, किसानों के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास, एआई आधारित एग्री स्टेक पोर्टल, एआई आधारित एग्री स्टेक पोर्टल। फिर दिव्यांगजन और मानसिक स्वास्थ्य, आईटी और आतिथ्य क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष कौशल योजना। उत्तर भारत में NIMNS-2 की स्थापना, उत्तर भारत में जो NIMNS-2 की स्थापना कहाँ पे, उत्तर भारत में। चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता, चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता। इस चीज़ को ध्यान रखें। रांची और तेजपुर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, ध्यान रखिएगा, रांची और तेजपुर में, कहाँ पे, रांची और तेजपुर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण। पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास, 4,000 नई ई बसें। दुर्गापुर में एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट का विकास। अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट का विकास। फिर 16वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। 16वें वित्त आयोग के तहत कितना, तो 1.4 लाख करोड़ की सहायता मिलेगी। 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की जिम्मेदारी 6% से बढ़ाकर 12% करने का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 12% करने का लक्ष्य है। ठीक है, 6% से बढ़ाकर 12%। ओके, तो इसको ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण डाटा है आपके सामने, राजकोषीय घाटा। कई बार पूछा जाता है कि 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना अनुमानित था। तो 2026-27 में राजकोषीय घाटा 4.4% अनुमानित है। 2026-27 में जो राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है, 4.4%। 2026-27 में जो राजकोषीय घाटा है कितना अनुमानित है, 4.4%। 2026-27 में जो राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, 4.4%। 2026-27 में राजकोषीय घाटा, देखिए राजकोषीय घाटा है, देखिए राजकोषीय नाम बड़ा है, घाटा भी बड़ा है, ठीक है। फिर राजस्व घाटा है, राजस्व घाटा 2026-27 में ये जीडीपी का 1.5% है। राजकोषीय बोलेगा 4.4 और राजस्व बोलेगा बाबू तो 1.5%। फिर प्राथमिक घाटा कितना है, जीडीपी का 0.7% अनुमानित है। प्राथमिक घाटा कितना है, 0.7%। और प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.3%। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, जीडीपी का 0.3%। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना। देखिए 0 से 4 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर 4 से 8 लाख रुपया है तो इस पर 5% टैक्स लगेगा। 4 से 8 लाख रुपये पर 5% टैक्स। 8 से 12 लाख रुपया पर कितना लगेगा, 10%। 4 से 8 लाख रुपया है 5%। 4 से 8 लाख पे 5%। 8 से 12 लाख 10%। 12 से 16 लाख पर 15%। 12 से 16 लाख रुपया है 15%। 16 से 20 लाख है तो 20%। 20 से 24 लाख है तो 25%। 20 से 24 लाख है तो 25%। और 24 लाख रुपए से अधिक है तो 30%। 24 लाख रुपए से अधिक है तो 30%। ओके, उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो परीक्षा उपयोगी फैक्ट है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए बजट 2026-27 के अनुसार पिछले दशक में कुल 25 करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। ठीक है, बजट 2026-27 के अनुसार, ठीक है, पिछले दशक कुल कितने करोड़ व्यक्ति बहुआयामी गरीबी से बाहर आए, तो 25 करोड़। ठीक है,
कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए कुल 17 दवाओं को मूल सीमा शुल्क से मुक्त किया गया। कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए कुल 17 दवाओं, कितने दवाओं को? तो 17 दवाओं को मूल सीमा शुल्क से मुक्त किया गया। अगला देखिए, देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, ठीक है, निम्हांस, रांची में स्थापित किया जाएगा। तो देश का जो दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है निम्हांस कहाँ पर? रांची में। निम्हांस कहाँ पर बाबू? रांची में स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। जैसे देखिए, बजट एक नज़र में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो निवल राजस्व, देखिए निवल राजस्व अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर रेलवे की आय कैसे खर्च होगा, केंद्र सरकार का पैसा। तो देखिए 2026-27 बजट अनुमान, तो टोटल बजट कितना है? 53,47,315 करोड़, ठीक है। 2026-27 का जो बजट है कितना है? 53,47,315, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा जाएगा वो ब्याज अदा करने में जाएगा, दूसरा परिवहन में, ठीक है, इसमें याद रखेंगे। फिर ऐसे करके यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं इसको।